कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनिया हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधारा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वह हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गया। तभी ड्राइवर बोला, साहब वह सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वह हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों में से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वह तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी। जैसे ही बाहर से अंदर के दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछे और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। तभी सागर ने पूछा, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा की है क्या? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वह भी अकेले? वह बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे यह बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतरकर आ रहे थे, तो फिर यह दरवाज़ा किसने खोला? वह बूढ़ा एकदम से चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरे दिखा देता हूँ। वह लोग सीढ़ी पर जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच था, पता नहीं। वह थोड़े डर गए थे। वह सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया। वह लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता बोल रहा था। उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और साहिल तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वह इतने थक चुके थे कि लेटते ही आँख लग गई। जगह नई थी लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। साहिल एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। साहिल को कोई सपना आया था। साहिल बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वह हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को यह मजाक लगा, इसलिए उन्होंने साहिल को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको
नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घंटे में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रही थी। फिर साहिल ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था या कोई नहीं जानता था, लेकिन वह किसी बुरी जगह फंस चुके थे या तो समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा था ना तो कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यह सब क्या हुआ यह सोच के वह आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ था ना पानी। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसी बर्ताव करने लगे। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पेड़ सीढ़ी से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू होता है। खून देखते ही साहिल और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर बोला, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। साहिल और रमेश में ना जाने शैतान समा गया था। उनके अंदर वह दोनों सागर पर टूट पड़े और उनको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे ही आदेश दिया, वह उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। साहिल और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वह मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वह दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वह साहिल और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूखा उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से साहिल के ऊपर वार किया। साहिल का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था।
रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी साहिल की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वह अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने ही वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया हवेली का। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चलकर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा कर उठा और बोला, जी जी साहब। और ड्राइवर दरवाजा खोलकर जैसे बाहर आता है, वह रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। तभी ड्राइवर पूछता है, साहब बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वह दोनों की उस हवेली में मौत हो गई। और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखता है, पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटे हुए दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के बाहर था। कुछ पागलों जैसी महसूस करने लगा था रमेश। तभी हम लोग यहाँ इतनी दिनों से फंसे थे। उस हवेली में तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? शंकर चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। तभी ड्राइवर ने बोला, साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो शंकर का खून सूख गया। उनके साथ पिछले 4 दिनों से जो हो रहा था वह क्या था, सपना या कुछ छलावा? हवेली गायब और उनके दोनों दोस्त का क्या हुआ था, वह तो बस शंकर ही जानता था। वह बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के शंकर को हाथ लगाया। साहब, शंकर गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वह सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। या सारे राज शंकर की मौत के पीछे ही दफन हो चुके थे।